यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। फेमस यूट्यूबर हैं और काफी जो है वो अहम गुफ्तगू करते हैं हमेशा हमारे चैनल पर, अपने चैनल पर भी खास तौर पर। सर मुझे बताइएगा कि आज कोयटा में जो पावर शो हमने देखा, पीडीएम का तीसरा पावर शो, उसमें मुल्क को तोड़ने की आज ज्यादा बात की जाए, बात की गई। देखा गया कि वो कह रहे हैं कि बलोचिस्तान को उसको अलग उसकी हैसियत देनी चाहिए थी। बार बार हमने देखा कि वो किसी और एजेंडे की बात कर रही है। 11 पार्टीज जो हैं, इसके अलावा जो है वो मुल्क के खिलाफ वही जो डे फर्स्ट से उनके अंदर जहर भरा हुआ है, वो तो हमने उसका तो आज उन्होंने भरपूर मुजाहरा किया। लेकिन मुल्क तोड़ने की बात की गई, तो क्या कहेंगे आज के जलसे के बारे में? देखें, पहले तो मेरे ख्याल में उनके जो जलसा है उसको पावर शो कहना ही गलत होगा। वो एक फ्लॉप शो था। और आप देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ झंडे नजर आते थे मौलाना फजल रहमान के। पीएमएलएन तो वैसे वहां पर नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वजूद नहीं है। और जो मौलाना का वजूद है तो वो एक ख़ास मेंटेलिटी है और वो ख़ास तरह के लोग हैं और वो सारी दुनिया जानती है। और उसमें जो आज मैं समझता हूँ कि ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। ये खामोश थे तो इनका एक भरम बचा हुआ था। लोग समझते थे कि शायद इन्होंने, ये मुल्क के खैर खा थे, इनसे गलतियां होती रहीं, या अपने मफादात को देखते रहे, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सियासत को लेके चलते रहे। लेकिन लोगों को अब अंदाजा हो गया है कि ये लोग तो, इनका तो कोई एजेंडा ही कोई और था, और ये तो किसी खास एजेंडे पे पाकिस्तान में काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि आज जो पीडीएम क्वेटा के स्टेज से तकारीर की गई हैं और जिस तरीके से आज़ाद बलूचिस्तान की बात की गई है, ये वो बातें हैं जो इंडियन रॉ कहती है, ये वो बातें हैं जो मोदी का एजेंडा है, ये वो बातें हैं जो इसराइल का एजेंडा है, और आज इनके मुंह से वो कहलवाई गई हैं। आपने देखा होगा श्री रहमान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उन्होंने आज कहा है कि एफएटीएफ के मामले पे जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रह गया है और ग्रे लिस्ट से नहीं निकला, तो उस मामले पे हुकूमत को जवाब देना चाहिए। मैं हैरान होता हूं कि कितने ये बेशरम और ढीठ लोग हैं कि जिन्होंने एफएटीएफ के मामले पर कानून साजी हो रही थी, सिवाय सीटियां बजाने के और सिवाय वॉकआउट करने के कुछ भी नहीं किया। और हुकूमत अगर आज ब्लैक लिस्ट से बची है तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो कानून साजियां की हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन बनाए हैं, जो बैंकिंग के कवानीन बनाए हैं, जो ट्रांजैक्शंस के कवानीन बनाए हैं, उसकी वजह से ये एफएटीएफ के इदारे ने ये बात अपनी प्रेस रिलीज में और प्रेस ब्रीफिंग में कही है कि पाकिस्तान 27 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काम करना था, जिनमें से 21 पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, और बाकी छोटी चीजें रह गई हैं और वो फरवरी तक इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और अब भी हम निकल जाते अगर ये ड्रामा ना रचाते और ये इंडिया को सपोर्ट ना करते, या इंडियन जो एजेंडा है उसको पाकिस्तान में सपोर्ट ना करते, और पाकिस्तान में आर्मी और इदारों के ऊपर जो गैर जमहूरी हमले हैं वो ना करते, और पाकिस्तान की इदारों को बदनाम ना करते। और आप ये देखें इनकी टाइमिंग बड़ी हमेशा इनकी टाइमिंग आप देखा करें। मौलाना फजल रहमान का धरना था तो जब हमारा कश्मीर जो इशू है वो अरूज पे था, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब कश्मीर को इतना ज्यादा, कश्मीर मसले को इंटरनेशनल फोरम पे नहीं उठाया गया था, वो इमरान खान की बड़ी कामयाबी थी। जब वो इतने बड़े अहम मकसद को लेकर इमरान खान चल रहा था, उस वक्त उन्होंने धरना किया। और आज जब एफएटीएफ का इजलास होना था उससे 2 हफ्ते पहले इन्होंने पीडीएम बनाई, और उस पीडीएम में सिवाय फौज को गालियां देने के, सिवाय दुनिया को ये बताने के कि यहाँ ना तो आजाद इलेक्शन होते हैं, ना कोई आजादी है, ना कोई यहाँ आजादी से बात कर सकता है, यहाँ तो पता नहीं किस दर्जे की आमरीयत है। और ये शो करवा करवा के पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखवाने के लिए मदद की है इंडिया की। और ये इमरान खान अपनी तकरीरों में कह चुके हैं कि ये इंडियन एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इनका फ्लॉप शो था और आज बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। और बलूचिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के लोग तो पहले इनको मुस्तरद कर चुके हैं, बलूचिस्तान की आम पब्लिक ने आज इनको मुस्तरद किया है। और सिवाय मदरसों के स्टूडेंट्स के और मौलाना के झंडों के आपको बलूचिस्तान के बलोच जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें, वो नजर नहीं आई। उनको पता है कि ये लोग हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, इनका एजेंडा हमारी वेलफेयर नहीं है। हम्म। सर हमने देखा कि बलूचिस्तान में ज्यादातर मजहबी लोग जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए मौलाना साहब जो है वो थोड़े इसी किस्म के बंदे जो है इकट्ठे करने में काफी हद तक कामयाब रहे। और मरियम साहिबा ने फिर बात की औरत की इज्जत की, कि इस तरह से जो है वो रातों को कमरों में जाकर जो है छापे नहीं मारे जाते, जिसका वाजह मतलब यही था कि वो वर्गला रही हैं उन लोगों को जो कि ऑलरेडी जो है वो शिद्दत पसंद हैं, मजहब से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। उनके सामने ऐसी बातें करके वोट्स लेना और
और फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब भी ऐसी तकरीरें करते जा रहे हैं जिससे पता लगता है कि किस कदर जो है वो उनमें जहर बड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, फौज के खिलाफ। लेकिन हमें लग रहा था कि सर जो कुछ हुआ, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, उसके बाद आज शायद इनके लहजों में थोड़ी नरमी आएगी, लेकिन आज वो सख्ती मजीद बढ़ी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो आम आदमी है, जो आम बलोच आदमी है, वो ना तो मजहबी इंतहा पसंद हैं और ना उनका जेयूआई से या किसी जमात से तल्लक है। इनके खास एक इनकी पॉकेट है और वो इनके केपीके में भी हैं और इनके वो बलोचिस्तान में भी हैं। जो आम बलोच है वो इनके साथ नहीं है या वो इंतहा पसंद नहीं है, और ये पूरी कौम जानती है। दूसरी अहम बात वो ये है कि इनका जो खास एजेंडा है और ये खास एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, और इन्होंने ये समझा था कि शायद ये फौज को गालियां देंगे। और ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मामला है, क्योंकि इन्होंने खुद ड्रामा किया था और ड्रामा करने के बाद ये बुरी तरह फंस गए थे, और अब ये कहते हैं कि जी वो अगर कोई इंक्वायरी की रिपोर्ट आ भी जाए तो हमें उससे कंसर्न नहीं है। अब इंक्वायरी की रिपोर्ट वो अपनी मर्जी की देंगे, और जिन लोगों ने किया है वो अपनी मर्जी की इंक्वायरी रिपोर्ट, भाई आपने उनको कहा है कि जी आप इंक्वायरी करें, आपकी फरमाइश पे इंक्वायरी की गई है। अब जब रिपोर्ट आने वाली है, जब कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं, उसके बाद अब इनको परेशानी होना शुरू हो गई है कि ये तो हालात खराब हो जाएंगे और हमें ये सारे जो मामलात हैं ये हमारे सामने आ जाएंगे। और मैं सवाल करता हूं कि आज इनकी ये जो ड्रामा था और विमेन राइट्स की जो बात की जा रही थी या ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन की बात की जा रही थी बलूचिस्तान में, मैं एक सवाल करता हूं और ये बलूचिस्तान के लोग जानते हैं, और तभी बलूचिस्तान के लोगों ने आज मुस्तरद किया है। आम आदमी बीबी मरियम का खिताब सुनने नहीं आया और ना उनको इनके इस एजेंडे के साथ कोई कंसर्न है। अब उन्होंने आम बलोच ने इनसे सवाल किया है कि आज आप यहाँ आके विमेन राइट्स की बात कर रही हैं। वो विमेन राइट्स उस दिन कहाँ गए थे जब 17 जून 2014 को आपने मॉडल टाउन में जाके औरतों के मुंह में गोलियां मरवाई थी पुलिस के जरिए, और 18 घंटे तक ऑपरेशन होता रहा और वो 69 लोगों के ऊपर आपने जो 14 लोगों को आपने शहीद किया, आपने 100 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी, आपने प्रेग्नेंट औरत को गोली मार के उसका बच्चा अंदर ही उसका मार दिया। आप कौन से विमेन राइट्स की बात करती हैं और आप कौन से ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं? आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि आप बात करते हैं कि जो सियासी इंतकाम है उसकी बुनियाद पर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे होते हैं। आप तो सियासी इंतकाम जिनके साथ होता था उनको आप डायरेक्ट मरवा देते थे, आप तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवाते थे और लोग आज तक भुगत रहे हैं दहशतगर्दी के मुकदमे। और ये सारी चीजें अब ये ह्यूमन राइट्स की, और ये आम आदमी जानता है और ये बलूचिस्तान के लोग भी जानते थे और उनको पता था ये किस एजेंडे पे आ रहे हैं, तभी उनको मुस्तरद किया गया है और ये बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और इनके अब ना इनको आम आदमी सुनने वाला है, और ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। और अब इनका जो आम आदमी के लिए ना इन्होंने कभी कोई महंगाई के ऊपर बात की है, कैसे ये बात करें? आज देखें लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा जो आज उसके इफ्तिताह हुआ है, और आज सारा दिन नून लीग ने एक ही काम किया है कि ये हम मंसूबा लेके आए थे और आज गवर्नमेंट क्रेडिट ले रही है। और फिर इन्होंने आज नून लीग वालों ने अलग से जैन मंदिर लाहौर अलग से इन्होंने उसका जो फीता भी काटा और उसकी इनाग्रेशन सेरेमनी की। अब मैं इनसे सवाल करता हूं कि 1.6 अरब डॉलर का वो मंसूबा था, आपने 3 साल उसके ऊपर काम किया, जब 60% काम हो गया था पीटीआई की हुकूमत आई है और वो पीटीआई के तो गले पड़ गया क्योंकि वो मुल्क के गले पड़ चुका था। अब क्या आप ये समझते हैं कि पीटीआई उसको छोड़ के 60% जो पाकिस्तान का पैसा लग चुका था, जो 1 अरब के करीब डॉलर लग चुका था, क्या उसको वो पानी में बहा देती? वो किस काम का था? आपने जो पुल बना दिए थे या जो आपने ट्रैक बना दिया था, अब वो वहां ना तो कोई और चीज वो किसी काम का था ना वो किसी और इस्तेमाल में आ सकता था। हुकूमत पहले सोचती रही, फिर सी पैक में और फिर आसिम बाजवा ने उसके ऊपर मेहनत की, और 1.5 मिलियन डॉलर जो टोटल इन्होंने कहा था 5 साल पहले, जो इन्होंने एक तखमीना लगाया था, उसमें से 1.5 मिलियन डॉलर सलीम बाजवा ने, आसिम बाजवा ने बचाया है और ये मुकम्मल हो गया है। आज कहते हैं जी कि ये हमारा काम था, ये हमने किया है और हमारा क्रेडिट लिया गया है। भाई ये क्रेडिट पीटीआई की गवर्नमेंट के गले पड़ गया था और इसको करना मजबूरी हो गया था, नहीं क्या करते? वो खड़ी रहती, वो पुल इन्होंने जो बनाए थे और सारे जहान का इन्होंने जो वहां पे सरिया अपने इत्तेफाक फाउंड्री का लगा दिया था, क्या किया जाता? अब उसका कोई हल नहीं था उसको चलाना। अब जैसे मेट्रो है, अब मेट्रो जब बन गई है तो भाई अब जो भी हुकूमत आएगी, पैसा कोई नून लीग के घर से तो आया नहीं था या शरीफ खानदान के घर से तो आया नहीं था, क्या हुकूमत के दफा मारो जी जो आया था खत्म हो गया।
क्योंकि पैसा आया है हुकूमत से और अवाम के टैक्सों से, और वो काम अवाम के लिए था, चाहे महंगा था, चाहे वो हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसके बावजूद जो ये कबाड़े करके गए थे उनको संभालना जिम्मेदारी थी। लेकिन ये क्रेडिट लेते हैं, कोई शर्म और हया नामी चीज ही नहीं है इनके अंदर। बिल्कुल सर, क्रेडिट लेते हैं हर उस बात का जो कि शायद मनसूबा इन्होंने शुरू किया हो या ना किया हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे सी पैक का क्रेडिट आज तक मियां नवाज शरीफ को जाता रहा है। तो एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह आपसे अपने चैनल पर दोबारा रब्ता करेंगे। अल्लाह हाफिज।